घोस्ट शिप। ये टर्म उन जहाज़ों को दिया जाता है जो एमलेसली समुद्र में फ्लोट कर रहे होते हैं और इन पे ना कोई कैप्टन होता है, ना कोई क्रू मेंबर्स और ना ही कोई पैसेंजर। इतिहास में हमें ऐसे घोस्ट शिप कई बार देखने को मिले हैं, लेकिन इन सब में मेरी सेलेस्ट शिप की कहानी सबसे दिलचस्प है। मैरी सेलेस्ट एक वुडन शिप थी जो 4 दिसंबर 1872 को एज़ोरस के तट पे पाई गई थी और इस शिप पे कोई भी नहीं था। हैरानी की बात यह है कि जब यह शिप 7 नवंबर को न्यूयॉर्क हार्बर से चली थी तो इस पे 10 लोग थे। ये सुनकर आपके दिमाग में एक सवाल जरूर आता होगा कि आखिर उस शिप पे क्या हुआ और क्या वो 10 लोग मारे गए। इसको लेकर कई थियरीज हैं, लेकिन उन्हें जानने से पहले हमें मेरी सेलेस्ट जहाज के इतिहास को जानना बहुत जरूरी है। तो इस जहाज को 1861 के दौरान नोवा स्कॉटिया कनाडा में बनाया गया था और तब इस जहाज को लोग द अमेज़न नाम से जानते थे। इस शिप की एक पिक्यूलियर बात यह थी कि इसे कई लोग शुरुआत से ही कर्स्ड या फिर शापित मानते थे। ऐसा इसीलिए क्योंकि अपनी पहली वॉयज या यात्रा में ही इस शिप के कैप्टन मारे गए। जी हाँ, कैप्टन को सीवियर कफ एंड कोल्ड हो गया था और जल्द ही उन्हें सांस लेने में भी परेशानी होने लग गई थी। जब भी कैप्टन खांसते या चिल्ला के कुछ भी ऑर्डर देते तो उनके मुंह से ब्लड निकल रहा था और कुछ समय के बाद क्रू को पता चला कि कैप्टन को निमोनिया हो गया था, लेकिन अब तक इट वॉज टू लेट टू सेव हिम। इस घटना के बाद लोग द अमेज़न को शापित मानने लगे थे और इस जहाज पे हमेशा कुछ न कुछ अजीब चीजें होती ही रहती थी। मोस्ट ऑफ द टाइम इस जहाज का एक्सीडेंट हो ही जाता था और ऐसे में जहाज का मालिक तंग आकर इसे रिचर्ड हेन्स नामक बंदे को बेच डाला। रिचर्ड अमेरिकन बंदा था और उसने इस शिप पे काफी पैसा खर्च करके इसे रिनोवेट किया, लेकिन अब तक लोगों में द अमेज़न के कर्स्ड होने की कहानी फैलने लग गई थी। इन कहानियों की वजह से द अमेज़न की बिजनेस पे काफी असर पड़ रहा था और ऐसे में रिचर्ड ने इस शिप का नाम चेंज करके मैरी सेलेस्ट रख दिया। अब नाम बदलने से धंधे में थोड़ी तेजी जरूर आई, लेकिन वो काफी नहीं थी। इसीलिए तंग आकर रिचर्ड ने यह जहाज एक कैप्टन को बेच डाला जिसका नाम बेंजामिन स्पूनर ब्रिग्स था। कैप्टन ब्रिग्स की खुद की एक क्रू और फैमिली थी जिनकी मदद से वो इस शिप को चलाते हुए अपना काम कर सकते थे। नाउ फास्ट फॉरवर्ड टू 7 नवंबर 1872 जब मेरी सेलेस्ट न्यूयॉर्क हार्बर से जेनेवा इटली के लिए निकली। इस शिप पे 10 लोग थे जिनमें कैप्टन, उनकी वाइफ, उनकी 2 साल की बेटी सोफिया और 7 क्रू मेंबर्स थे। शिप पे तकरीबन 1700 बैरल्स क्रूड अल्कोहल था और ये अटलांटिक ओशन में सेल कर रही थी। अब तकरीबन 20 दिन तक इस जहाज का कुछ अता पता नहीं था, लेकिन 4 दिसंबर को ब्रिगेंटाइन डियाग्राटिया द्वारा मेरी सेलेस्ट को अज़ोरिस और पुर्तगाल के बीच एमलेसली सेल करते हुए पाया गया। डियाग्राटिया के कैप्टन मोरहाउस फौरन अपने क्रू मेंबर्स को मेरी सेलेस्ट पे भेजे, लेकिन वहां कोई भी नहीं था। जांच पड़ताल करने पे मोरहाउस को शिप की लॉग बुक मिली जिसमें फाइनल एंट्री 25 नवंबर की थी, यानी कि ये जहाज तकरीबन 9 दिन से पानी में भटक रही थी। मेरी सेलेस्ट की लाइफ बोट मिसिंग थी, इसकी कंपास मिसअलाइंड थी, शिप के होल्ड में 3.5 फीट पानी भर गया था और कुछ अल्कोहल बैरल्स टूटे हुए थे। मोरहाउस फौरन मेरी सेलेस्ट की कंट्रोल लेते हैं और इसे गिब्रल्टार ले जाने की सोचते हैं, जो कि वहां से 1100 किलोमीटर दूर था। अब देखो, उन दिनों मैरीटाइम लॉ हुआ करती थी जिसके मुताबिक अगर कोई सैल्वर एक जहाज को रेस्क्यू करता है तो उसे रेस्क्यू हुई जहाज के हिसाब से पेमेंट मिल जाएगी, लेकिन यहाँ इन्वेस्टिगेशन कमेटी भी बैठती थी ताकि पता किया जा सके कि इस रेस्क्यू में कोई फाउल प्ले नहीं था। ऐसा ही कुछ यहाँ हुआ, जहाँ ये इन्वेस्टिगेशन 3 महीने तक चली एंड फाइनली डियाग्राटिया के क्रू को उनका पेमेंट मिला। ऑल्दो उनकी पेमेंट फुल नहीं थी, रादर 1/5 ऑफ द कॉस्ट ऑफ द शिप। ये इंसिडेंट उन दिनों काफी प्रचलित हुई और तभी से मेरी सेलेस्ट के क्रू मेंबर्स के गायब हो जाने को लेकर कई थियरीज सामने आई। इन थियरीज को हम 3 भाग में बांट सकते हैं। पहली ऐसी थियरीज जिनके सच होने की संभावना ना के बराबर है, यानी कि इम्पॉसिबल थियरीज। दूसरी ऐसी थियरीज जो पार्शियली सच हो सकती हैं बट दे स्टिल आर हार्ड टू बिलीव। और तीसरी ऐसी थियरीज जिनके पॉसिबल होने की संभावना काफी होती है। तो इम्पॉसिबल थियरीज के अंदर कई सारी बातें आती हैं, लाइक मेरी सेलेस्ट के क्रू मेंबर्स को सी मॉन्स्टर ने खा लिया होगा, या फिर उन सबको एलियन ने कैप्चर कर लिया होगा, या फिर उस जहाज पे उसके पहले कैप्टन की आत्मा थी जो किसी को वहां टिकने नहीं देती थी, इत्यादि। अब आई नो ये थियरीज सुनकर ही बहुत अजीब सी लगती है और इसलिए मैंने इन्हें इम्पॉसिबल के कैटेगरी में डाल दिया है। अब हार्ड टू बिलीव कैटेगरी में भी हम कुछ थियरीज को डाल सकते हैं, लाइक पायरेट अटैक। जी हाँ, कई लोगों का मानना था कि इस शिप पे समुद्री लुटेरों ने हमला कर दिया होगा और उन्होंने ही शिप के क्रू मेंबर्स को मार डाला होगा।
दिस थियरी इज हार्ड टू बिलीव क्योंकि अगर लुटेरों ने हमला किया होता तो वो अल्कोहल बैरल्स को यूं ही नहीं छोड़ जाते। मोर ओवर एक पायरेट अटैक से जहाज पे अटैक वगैरह के कुछ निशान जरूर होते, लेकिन मैरी सेलेस्ट पे ऐसा कुछ भी नहीं पाया गया। सर आर्थर कोनान डॉयल ने इस पे एक कहानी भी लिखी जिसके मुताबिक एक एक्स स्लेव क्रू मेंबर्स को मार डाला होगा, बट देन ये एक फिक्शनल कहानी थी जिसका वास्तविकता से कोई संबंध नहीं था। हार्ड टू बिलीव कैटेगरी में एक और थियरी आती है विच इज रिलेटेड टू अल्कोहल लीकेज। जी हाँ, कई लोगों का मानना था कि जहाज में अल्कोहल लीकेज की वजह से जहरीले अल्कोहल फ्यूम्स निकलने लगे थे, जिससे बचने के लिए ये क्रू लाइफ बोट पे उतर गई। लाइफ बोट को इन्होंने रस्सी की मदद से शिप से बांध रखा था ताकि वो शिप के साथ साथ चल सके। कुछ देर में ये जहरीले फ्यूम्स निकल जाते जिसके बाद क्रू वापस शिप पे आ जाती, लेकिन इसी बीच खराब मौसम की वजह से लाइफ बोट शिप से अलग हो गई और ये क्रू समुद्र में खो गया। अब लोग इस थियरी को इसलिए मानते हैं क्योंकि शिप की लाइफ बोट मिसिंग थी और वहां पार्शियली टूटा हुआ रोप भी था। अब आई नो कि इन थियरीज पे भरोसा करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन अब जिन थियरीज के बारे में मैं आपको बताने वाला हूं वो काफी हद तक सच हो सकती है। तो कई लोगों का मानना है कि मेरी सेलेस्ट पे जो कुछ भी हुआ वो कुछ सीरीज ऑफ प्रॉब्लम्स की वजह से हुआ होगा। सबसे पहले तो शिप की वाटर पंप मैल फंक्शन करी होगी जिससे शिप में पानी भर गया। इसके बाद फेल्ड कंपास से शिप भटकने लग गई और फाइनली बैड वेदर ने सिचुएशन को बद से बदतर कर दिया। ये सब देखकर कैप्टन ब्रिग्स ने क्रू को शिप बोट छोड़कर लाइफ बोट पे जाने को कहा होगा, लेकिन ये कदम उल्टा पड़ा जहां लाइफ बोट समुद्र में ही खो गया। कई लोग इस थियरी में ये बात भी जोड़ते हैं कि इन एडवर्स कंडीशन में शिप के क्रू मेंबर्स आपस में लड़ गए होंगे और शायद उससे ही कैप्टन और उनकी फैमिली की मृत्यु भी हो गई होगी। नाउ वी ऑल नो कि जब भी हम किसी भी ऐसे इंसिडेंट्स की बात करते हैं जो कि मिस्टीरियस सी होती है तो उसमें हमें इंश्योरेंस फ्रॉड सुनने को जरूर मिलता है। जी हाँ, अब चाहे आप टाइटैनिक के डूबने की थियरीज पे रिसर्च करो या 9/11 वाली इंसिडेंट की बात करो, हर जगह आपको इंश्योरेंस फ्रॉड को लेकर कुछ न कुछ पॉइंटर्स जरूर मिल जाएंगे। मैं आपको अपनी किसी दूसरी वीडियो में टाइटैनिक के डूबने की थियरीज वगैरह जरूर बताऊंगा इफ ओनली यू ऑल वांट इट, लेकिन फिलहाल मैं आपको मेरी सेलेस्ट से जुड़ी इंश्योरेंस फ्रॉड वाली थियरी के बारे में बताता हूँ। सो मैंने आपको बताया था कि मेरी सेलेस्ट को कैप्टन बेंजामिन स्पूनर ब्रिग्स ने खरीद लिया था, लेकिन इस ट्रांजैक्शन की डिटेल्स में जाने पे हम समझ पाते हैं कि जहाज की 12 शेयर्स थी जिनमें से सिर्फ 4 शेयर्स कैप्टन ब्रिग्स के पास थी। बाकी के 8 में से 6 शेयर्स जेम्स एच विंचेस्टर नामक बंदे की थी जिसने इस शिप को रिनोवेट करने में काफी इन्वेस्ट किया था। विंचेस्टर ने मेरी सेलेस्ट को काफी हेवीली इंश्योर किया था और यहीं से इंश्योरेंस फ्रॉड वाली थियरी निकलकर सामने आती है। लोगों का मानना है कि विंचेस्टर ने डियाग्राटिया क्रू को हायर किया ताकि वो मेरी सेलेस्ट पे टेक ओवर करके सैल्वर मनी के साथ साथ इंश्योरेंस मनी भी हासिल करें। वहीं कुछ लोग मानते हैं कि इस इंश्योरेंस फ्रॉड वाले प्लान में कैप्टन ब्रिग्स और उनकी क्रू भी शामिल थी। इस बात को लेकर कई हियरिंग्स हुई और इसमें काफी कंट्रोवर्सीज भी है, लेकिन लोगों का इस थियरी में काफी भरोसा है, ऑल्दो इसे कभी भी प्रूव नहीं किया जा सका। अब ऐसे में आप सोच सकते हैं कि प्रूव ना होने के बाद भी लोगों का इंश्योरेंस फ्रॉड में इतना भरोसा क्यों है। ऐसा इसीलिए हुआ क्योंकि शिप की आगे की कहानी बहुत ही दिलचस्प है। तो जैसा कि आप समझ ही गए होंगे कि 1872 में शिप से क्रू गायब हुई थी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि शिप आगे नहीं चली। जी नहीं, शिप आगे भी कई बार चली और जब भी ये शिप किसी दूसरे ओनर के पास गई उसको नुकसान ही हुआ। 1885 के दौरान ये शिप एक रीफ से टकराकर डूब गई और उस समय जो उसके ओनर थे, उनका नाम पार्कर था, उन्होंने जानबूझकर इस शिप को डुबा दिया था ताकि वो इंश्योरेंस से पैसा क्लेम कर सके। As I said before, ये शिप heavily insured थी, इनफैक्ट अपने वैल्यू से ज्यादा इंश्योरेंस वैल्यू थी इसकी, और ऐसे में पार्कर को कुछ वक्त के लिए पैसा जरूर मिला फ्रॉम द इंश्योरेंस फर्म। लेकिन इंश्योरेंस कंपनी द्वारा केस किए जाने पे और छानबीन से पाया गया कि पार्कर ने जानबूझकर मेरी सेलेस्ट को डुबा दिया था, जिस वजह से उसे पैसे वापस करने पड़े। पार्कर की रेपुटेशन खराब हुई, उसे पैसे वापस देने पड़े और 3 महीने बाद गरीबी के कारण उसकी मृत्यु भी हो गई। तो इस प्रूव्ड इंश्योरेंस फ्रॉड की वजह से लोग ये मानने लगे कि 1872 वाली जो इंसिडेंट होगी उसमें भी इंश्योरेंस फ्रॉड कहीं ना कहीं जरूर होगा। अब देखो, यहाँ मैंने आपको ऑल द प्लॉजिबल थियरीज बता दी है कि आखिर मेरी सेलेस्ट के साथ 1872 में क्या हुआ होगा, लेकिन क्रू के गायब होने की एग्जैक्ट रीजन शायद किसी को पता नहीं। हाँ, लेकिन एक बात जरूर क्लियर है कि ये शिप जिसके पास भी गई उसकी जिंदगी खराब हुई, और शायद यही वजह है कि इसे लोग कर्स शिप भी मानते हैं। यहाँ मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपके इस पूरे केस को लेकर क्या राय है। क्या आप मेरी द्वारा बताई गई किसी भी थियरी में यकीन करते हैं या फिर आपके पास अपनी ही कोई अलग सी रीजनिंग है? आप कमेंट सेक्शन का इस्तेमाल करके अपनी ओपिनियन जरूर दें, और हाँ, वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। जाने से पहले हमारे चैनल हॉन्टिंग ट्यूब को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को जरूर दबा दीजिए, क्योंकि हम अपने चैनल पे ऐसे वीडियोस लाते रहते हैं। पीस।